सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 10th में जो पेंटिंग विषय है यानी कि चित्रकला विषय है, इस विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, उन छोटे छोटे प्रश्नों से ही उस टॉपिक के बहुत बड़े प्रश्न भी बन जाते हैं। जैसे कि मान लो नाचती लड़की के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा आपके नाचती लड़की की जो धातु की मूर्ति है, उसके विशेषता है, उसके अंदर किसने बनाया, वो कहाँ से प्राप्त हुई, तो इसको लेकर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन किए गए हैं, है ना। अगर कोई बड़ा प्रश्न आता है कि नाचती लड़की की विशेषता लिखिए, नाचती लड़की के चित्र का जो है वो वर्णन कीजिए, तो फिर आप ये जो सारी भी ये क्वेश्चन है उसको आप इन क्वेश्चनों के आंसर को आप मिलाकर लिख सकते हो, यानी इन क्वेश्चन के आंसर को आप मिला लीजिए। इसकी सभी चीज़ों के, जैसे मोहनजोदाड़ो है लगभग 4 इंच है, तो इन सबको आंसर को एक करके आप लिख सकते हो। जैसे कि अभी देखिए, अगर छोटे क्वेश्चन आते हैं जिनका आंसर आपको 10 से 15 शब्दों में देना होता है, तब तो इतना ही लिखना है। जैसे कि प्रश्न ऐसे आ गया आपका कि नाचती लड़की की धातु मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई, तो उसका आंसर है मोहनजोदाड़ो से। अगला प्रश्न है नाचती लड़की की धातु मूर्ति की ऊंचाई क्या है, तो है लगभग 4 इंच। फिर है नाचती लड़की क्या खड़ी अथवा बैठी हुई है, तो उत्तर है खड़ी हुई। प्रश्न 4 है नाचती लड़की ने क्या परिधान पहन रखा है, तो उसका उत्तर है वह निर्वस्त्र है, यानी उसने कोई परिधान नहीं पहन रखा, इस तरह की वो मूर्ति बनी हुई है। प्रश्न 5 है नाचती लड़की की मूर्ति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसका आंसर है कि कलाकार के द्वारा कला की कलात्मक विशेषताओं का मिश्रण कुशलता के साथ हुआ है। अगला प्रश्न है नाचती लड़की का केस विन्यास कैसा है, तो उत्तर है एक जोड़े के रूप में बंधी हुई है। तो अब देखो, यहाँ पर नाचती लड़की के बारे में इतने क्वेश्चन बने हुए हैं, जो कि 10 से 15 शब्दों में उसके आंसर देने। छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, अति लघुतात्मक क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको मानो नाचती लड़की के बारे में पूछा जाए कि नाचती लड़की का जो मूर्ति है उसका वर्णन कीजिए, तो आपको फिर ये सारी चीज़ें मिला के लिखनी है कि नाचती लड़की वो धातु की मूर्ति की बनी हुई है ना, और वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, उसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच है ना, और वे खड़ी हुई अवस्था में है, और ऐसा उसको देख के लग रहा है कि वो उसने निर्वस्त्र है, और ये कला का एक विशेष कुशलता का एक प्रतीक है। नाचती लड़की ने केस विन्यास के रूप में जो है जूड़ा बांध रखा है, उसने अपने हाथों में कंगन पहन रखे हैं, एक हाथ उसने कमर पर रख रखा है। तो इस तरह से आप है ना मिलाकर जो है क्वेश्चन के आंसर को एक साथ करके लिख सकते हो, अगर आपको ना बड़ा क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो छोटे छोटे क्वेश्चन को जब आप याद करके जाओगे तो भी आपका आराम से आप बड़े क्वेश्चन को लिख सकते हो, या फिर आपने बड़े क्वेश्चन याद कर लिए तो उसमें से कई छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका आंसर भी आप आसानी से लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा। तो अगला क्वेश्चन है केस बेल का शीर्ष कहाँ मिला, तो बेल का जो शीर्ष है वो हमें रामपुरवा में मिला। अगला क्वेश्चन है बेल के शीर्ष का आधार कैसा है, तो देखो अब रामपुरा का जो बेल है उसका जो शीर्ष है, या बेल के बारे में जो भी बातें बताई गई हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसका अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप है ना इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप मिलाकर लिख सकते हो। तो बेल के शीर्ष का आधार कैसा है, तो उत्तर है घंटे की आकृति में उल्टा कमल है। बेल के शीर्ष फलक पर क्या रखा गया है, तो वो है शीर। अगला प्रश्न है कि बेल का शीर्ष कहाँ है, तो बेल का जो शीर्ष है वो भारतीय संग्रहालय में है। अगला प्रश्न है कि बेल के शीर्ष की अति विशेषता क्या है, यानी बहुत ज़्यादा विशेषता क्या है, तो यह है कि मूर्ति पर की गई पॉलिश की चमक है। तो उसकी जो मूर्ति पर जो पॉलिश की चमक की गई है वो उसकी विशेषता, जो कि आज तक भी वैसी की वैसी बरकरार है। अगला प्रश्न है अर्जुन का चिंतन कहाँ स्थित है, तो अर्जुन का चिंतन है वो महाबलीपुरम या मालमपुरम में स्थित है। तो महाबलीपुरम कह सकते हैं, उसका ही दूसरा नाम मामल्लपुरम है। अगला प्रश्न है किसके राजवंश में अर्जुन का चिंतन की उभरी हुई मूर्तिकला बनी, तो वो है पल्लव राजवंश। जो पल्लव राजवंश आया था तो उन्होंने अपने काल में, अपने समय में, है ना, ये अर्जुन का चिंतन नामक उभरी हुई एक मूर्ति बनाई थी। प्रश्न संख्या अगला है अर्जुन का चिंतन का दूसरा नाम क्या है, तो वह है गंगावतरण। तो देखो आप अब अर्जुन का चित्रण से इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अर्जुन के चित्रण से ही कोई प्रश्न पूछ ले थोड़ा, जिसका उत्तर आपको ना 50 से 60 शब्दों में देना हो, तो आपके इनके सभी का आप मिलाकर आंसर लिख सकते हो। तो इस उभरी हुई मूर्तिकला का माप क्या, देखो किसके बारे में पूरा अर्जुन के चिंतन के बारे में पूछ रहा है कि अर्जुन का जो चिंतन है उस मूर्तिकला का माप क्या है, कितनी लंबी है, वो कितनी चौड़ी है, तो उत्तर है लगभग है ना 91 फीट ऊँची है और 192 फीट चौड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से ये अर्जुन की मूर्ति है। अगला प्रश्न है हेलीब्रिड का पूर्व का नाम क्या था, तो हेलीब्रिड का जो है पूर्व का नाम है द्वार समुंदर, ये इसका पूर्व का नाम था, यानी पहले का नाम यही था इसका। होयसल राजा कब शक्तिशाली हुए, तो उत्तर है 11वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है होयसल राज्य कहाँ है, तो होयसल राज्य हमारे भारत के दक्षिण में है। अगला प्रश्न है जिस मूर्ति का जिक्र किया गया है उसे कहाँ पाया गया, तो वह वेलूर में, जो होलसेल की जो मूर्ति है उसका जो जिक्र किया गया वो वेलूर में पाया गया।
सूर्य सुंदरी की प्रतिमा को क्या बजाते हुए दिखाया गया है? तो सूर्य सुंदरी की प्रतिमा जो है ड्रम बजाते हुए दिखाया गया है। तो अगर आपने ये सारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो इन चैप्टर्स को सबको ही जो है मैंने जानवी एजुकेशन हब पे पढ़ा रखा है, तो वहाँ से आप इन चैप्टर्स को पढ़िए, जिससे क्या होगा कि आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाएगी। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर है उड़ीसा में। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न 20 है यह प्रतिमा किसकी बनी हुई है? तो जो कोणार्क के सूर्य मंदिर में जो प्रतिमा है ना, सूर्य मंदिर की, सूर्य भगवान की जो प्रतिमा वो किसकी बनी हुई है? तो वो पत्थर से बनी हुई है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? तो वो है गंग राजवंश से संबंधित है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है और उसका राजा कौन है और किसने इसको बनवाया है। चलो आगे है पहाड़ी चित्र के मूल स्थानों के नाम बताइए। तो पहाड़ी चित्र के मूल स्थान है गुलेर। अगला प्रश्न है गुलेर चित्रकला की सर्वप्रमुख क्या विशेषता है? तो गुलेर चित्रकला की जो सर्वप्रमुख विशेषता है वो है कि राधा कृष्ण की प्रेम कथा है, रामायण और महाभारत की कहानियाँ उसमें बताई गई है। प्रश्न संख्या 24 है श्रृंगार चित्र के पूर्व भाग में दो आकृतियाँ क्या कर रही है? तो श्रृंगार जो चित्र है उसके पूर्व भाग में दो आकृतियाँ है, तो उसका उत्तर है कि पायल पहने हुए तथा चंदन का पेस्ट बनाते हुए बताया गया। तो जो श्रृंगार चित्र है उसके अंदर जो पूर्व भाग यानी पूर्व का जो भाग यानी उत्तर, जैसे हम कहें ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इस तरह के जो अगर हम दिशाएं देखें तो उस पिक्चर की जो दिशा है, उस चित्र की दिशा उसमें पूर्व की तरफ क्या बताया हुआ है? तो उसमें है कि पायल पहनाते हुए बताया गया है किसी महिला को, और साथ में वो चंदन का पेस्ट बनाते हुए बताया गया है। अगला प्रश्न है गुलेर शैली की किसी एक विशेषता को लिखिए। तो गुलेर शैली की किसी एक विशेषता को लिखना है, तो उत्तर है अति संवेदनशील सौम्य व्यवहार, ये इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है जैन लघु चित्र का विकास कब हुआ? तो उत्तर है जैन लघु चित्र का विकास जो है वो 7वीं सदी, 10वीं सदी तथा 15वीं सदी के दौरान हुआ था। प्रश्न 27 है जैन लघु चित्रों में कौन से चित्र चित्रित किए गए हैं? तो उत्तर है जैन लघु चित्रों में जो है तीर्थंकर जैसे कि पार्श्वनाथ, नेमिनाथ तथा ऋषभनाथ आदि की प्रतिमाएं या फिर मूर्तियाँ हैं उनको वहाँ चित्रित किया गया है। प्रश्न संख्या 28 है जैन लघु चित्रों में सबसे अधिक किन प्रमुख रंगों का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर है लाल, पीला, स्वर्णिम तथा रजत रंग का प्रयोग किया गया है। फिर है जैन लघु चित्रों में मानवीय आकृतियों के क्या विशिष्ट गुण हैं? तो उत्तर है जो मानवीय आकृति है उसकी विशिष्ट गुण क्या है कि आकृतियों के चेहरे पार्श्व रूप से प्रस्तुत है तथा आँखों को आगे से दिखाया गया है, एक आँख चेहरे की रेखाओं से बाहर जाती है। प्रश्न संख्या 30 है विष्णुपुर कहाँ है? तो विष्णुपुर है वो पश्चिमी बंगाल में है। फिर अगला प्रश्न है विष्णुपुर के मंदिर कैसे सजाए गए हैं? तो उत्तर है मिट्टी यानी टेराकोटा या पक्की से सजाई हुई। तो टेराकोटा यानी पक्की हुई मिट्टी, ठीक है। टेराकोटा किसे कहते हैं? मिट्टी जो है पक्की हुई होती है उसको टेराकोटा कहा जाता है, उसी से सजाया हुआ है। पक्की मिट्टी से बने इन मंदिरों में बनाई गई आकृतियों क्या दिखाती है? तो उत्तर है शिव है, दुर्गा है, राधा कृष्ण तथा रामायण एवं महाभारत के अन्य पात्र इसमें दिखाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि इस शैली के विकास का क्या समय था, इसका वर्णन कीजिए। तो उत्तर है देखो इस शैली का जो विकास है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में फर्श पर बनाई जाने वाली सजावट का वर्णन कीजिए। तो भारत में फर्श पर बनाई जाने वाली सजावट को क्या कहते हैं? तो वो है अल्पना, रंगोली तथा कोलम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35 है कोलम पेंटिंग में प्रयोग की जाने वाली बनावट और आकृति कौन सी है? तो ज्यामिति और फूल। देखो कोलम की जो पेंटिंग की जाती है, जो रंगोली कोलम में बनाई जाती है उसके अंदर ज्यामिति आकृति बनाई जाती है, उसमें किसी फूल की आकृति बनाई जाती है, फिर उसको जो है चावल के आटे से उकेरा जाता है। जैसे कि हम व्हाइट कलर का पाउडर डालें तो वहाँ पर चावल का आटा बुरखाया जाता है। अगला प्रश्न है कोलम पेंटिंग के तरीके को संक्षेप में लिखिए। देखो ये प्रश्न भी बहुत मोस्ट है ना, कोलम के बारे में प्रश्न आता ही आता है। तो इसका आंसर है कि सतह को गीला करना। पहले तो जहाँ पर कोलम पेंटिंग बनानी है उस सतह को सांगन को गीला कर लिया जाता है। मोटे चावल के पाउडर को रंगों के साथ मिश्रण करके पृथ्वी पर बनी हुई आकृति को रंगों से भरते रहना। जिस तरह हम रंगोली बनाते हैं उसमें हम कलर वगैरह भरते हैं, गुलाल भरते हैं, है ना, कलर का पाउडर जो होता है वो हम भरते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सतह होती है उसको गीला कर देते हैं, थोड़ा सीमा कर देते हैं ताकि जो कलर उसमें डाला जाए चावल के आटे में जो कलर को मिक्स करते हैं, क्योंकि चावल का आटा तो वाइट कलर का होता है। अब इनको जिन जिन तरह के रंग उनको चाहिए, चावल का आटा जिस रंग में चाहिए तो वो रंग चावल के आटे में मिला दिया जाता है, जिससे वो चावल का आटा रंगीन हो जाता है। और फिर उनको उस आकृति के ऊपर वो उकेरा जाता है, उसमें रंग भरा, मतलब चावल का जो आटा रंगीन होता है उसको उसमें भरा जाता है। अगला प्रश्न है कोलम पेंटिंग में किन वस्तुओं की चर्चा की गई? तो उत्तर है मटके, लैंप तथा नारियल के पेड़।
अगला प्रश्न है फुलकारी का अर्थ क्या है। देखो फुलकारी का अर्थ है फूलों का काम। ये प्रश्न भी बहुत मोस्ट है, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इनमें जो प्रश्न है ना, वो इसमें जो भी प्रश्न है वो कई बार आपके पेपर में आ चुके हैं। तो अगर आप ये एक वीडियो मैंने पहले भी डाला है पेंटिंग का, तो ये दोनों वीडियो आप देख के जाओगे तो अच्छे से आपके नंबर आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 37 है फुलकारी में कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर है फुलकारी में कपड़ा तथा चमकीला रेशम, इनका प्रयोग किया जाता है। जब फुलकारी बनाई जाती है, इन्हें कढ़ाई की जाती है, फूलों की कढ़ाई की जाती है, तो उसमें जो कपड़े पे तो कढ़ाई की जाएगी, कपड़ा है और उसमें रेशमी चमकीला रेशम है, और कुछ रेशमी धागे हैं, इसके द्वारा वो फुलकारी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है इस कढ़ाई के काम में किस रंग की प्रधानता होती है। तो उत्तर है स्वर्णिम या सुनहरे रंग की। तो स्वर्णिम या सुनहरे रंग की इसमें प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 39 है फुलकारी का नमूना कैसे उभरता है। तो उत्तर है समतल तथा खड़े हुए टाँके सिलाई कढ़ाई, यानी कि समतल होता है वो कपड़ा तो, लेकिन उस पर टाँके जो है वो खड़े हुए टाँके होते हैं, तो उभरे हुए टाँके होते हैं। अगला प्रश्न है कांथा का प्रारूप एवं प्रेरणा का क्या स्रोत है। जो कांथा कढ़ाई है, जो कांथा कढ़ाई में क्या होती है कि सीधे सीधे कढ़ाई की जाती है। मान लो कोई भी चित्र कपड़े पे बनाया और उसके ऊपर सीधे जैसे टाँके लगाए जाते हैं ना, वो सीधे सीधे कढ़ाई की जाती है। ठीक है, पास पास में धागे भरे जाते हैं सीधे सीधे लाइन में। ठीक है, सीधी सीधी लाइन में पास पास में धागे, जैसे कि हम मान को बिस्तर बना रहे होते हैं, हमारे घरों के अंदर गुदरे वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर जो टाँके भरे जाते हैं, हमारी महिलाएं, घर की महिलाएं जो है पुराने कपड़ों से गुदरियाँ बना देती है, तो उसमें टाँके भरते हैं। ऐसे ही होता है वो बहुत पास, लेकिन ये टाँके बहुत पास पास में होते हैं, छोटे छोटे टाँके बारीक बारीक सेम एक जैसी साइज के टाँके उसमें भरे जाते हैं। आगे देखो कांथा का प्रारूप है प्रेरणा का स्रोत क्या है। तो उत्तर है ग्रामीण प्राकृतिक चित्र, यानी कि जो उसमें चित्र बनाए जाते हैं किस टाइप के होते हैं, ग्रामीण की प्राकृतिक चित्र होते हैं, क्रमकांडी मांडला होता है, नित्य के जीवन उपयोगी की आसपास की वस्तु उसमें बनाई जाती है, चित्र उकेरा जाता है उस कपड़ों पर, ग्रामीण त्योहार से संबंधित है, सर्कस है तथा ऐतिहासिक ख्याति के व्यक्ति इसके प्रेरणा के स्रोत है। अगला प्रश्न है उन उपयोगी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन पर कांथा की कढ़ाई की जाती है। तो उत्तर है देखो कांथा की कढ़ाई कहाँ किया जाती है, लिहाफ यानी कि रजाई और शादी की चटाई। लिहाफ जो होता है जैसे रजाई है, शादी की कढ़ाई है ना, थैले है, सॉरी शादी की चटाई, जो शादी में चटाई देते हैं दुल्हन को और रजाई देते हैं, तो उसके ऊपर भी इस तरह की कढ़ाई की जाती है। थैलों पर की जाती है, शीशों पर की जाती है ना, आभूषणों के अवतरणों इत्यादि हैं। आभूषण का जो अवतरण मतलब आभूषण को ढकने के लिए जो थैली होती है, जो खोली होती है, उसकी खोल होती है जो कपड़े की बनी होती है, उसके ऊपर भी इस तरह की कढ़ाई की जाती है। अगला प्रश्न है 2 पंक्तियों में कांथा साड़ी का वर्णन कीजिए। तो साड़ी के ऊपर कांथा कढ़ाई की जाती है। तो उत्तर है श्रृंखलाबंद टाके तथा सफ़ेद, हरे, बैंगनी, लाल, भूरा, पीला तथा काले आकार के घोड़े, राजा, चिड़िया तथा मधुमक्खियाँ इत्यादि उसमें होती है। प्रश्न संख्या 43 है कांथा को किस लोक कला से प्रेरणा मिली है। तो उत्तर है कांथा को काली घाट पटचित्र, यानी जो काली घाट है और पटचित्र है उससे उसको प्रेरणा मिली है। प्रश्न संख्या 44 है बोटिचेली के चित्र वीनस का जन्म में क्या दिखाया गया है। तो उत्तर है पानी में सीपी से वीनस को निकलते हुए, तो पानी में सीपी से वीनस को निकलते हुए दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 45 है इस चित्र में वीनस किस प्रतीक के रूप में चित्रित की गई है। तो उत्तर है वीनस सौंदर्य तथा सच्चाई की प्रतीक है। वीनस क्या है, सौंदर्य और सच्चाई की प्रतीक है। प्रश्न संख्या 46 है वीनस की शारीरिक संरचना कैसी है। तो उत्तर है जो वीनस की शारीरिक संरचना है ये प्राचीन यथार्थवाद का प्रदर्शन नहीं है, ये थोड़ी सी लंबी है, यानी कि प्राचीन यथार्थवाद का प्रदर्शन नहीं है बल्कि ये थोड़ी सी क्या है, लंबी है। अगला प्रश्न है वीनस चित्र में प्रकाश का क्या रूप है, कि वीनस का जो चित्र है ना उसमें प्रकाश का क्या रूप है। तो उत्तर है अमन और शांति में सौंदर्य। तो अमन और शांति में सौंदर्य को लेते हुए ये बनाया गया है। प्रश्न संख्या 48 है विंची ने किन विभिन्न कला क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। तो उत्तर है विंची ने चित्रकला, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। प्रश्न संख्या 49 है मोनालिसा की इतनी प्रशंसा क्यों की जाती है। तो मोनालिसा की इतनी प्रशंसा क्यों की जाती है। तो उत्तर है एक रहस्यमय मुस्कान जिसमें लगता है कि दर्शक का वह स्वागत कर रही है। तो जो मोनालिसा का चित्र है वो इस तरह का है जो तेली रंग से बनाया गया है। ठीक है, पीछे पार्श्व में प्राकृतिक चित्र है, झील, झरने, नदी बहती हुई दिखाई गई है। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का बाल नहीं है। ठीक है, भौएँ हैं, जो हमारी आंखों की पलकें हैं, भौएँ हैं, वो भी बाल नहीं है, उस पर भी बाल नहीं है। और उसका जो चेहरा ऐसा लग रहा है वो मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखों को देख के लग रहा है कि मुस्कुरा रही है ना। तो ऐसा लग रहा है कि दर्शक का जो स्वागत कर रही है।
अगला प्रश्न है मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि यानी पीछे की स्थिति क्या है, उस चित्र की जो बैकग्राउंड हो कैसा है, तो पहाड़, धारा तो नदी के साथ प्राकृतिक दृश्य है। तो देखो आपके मोनालिसा से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, मोनालिसा भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इससे लिख सकते हो। अगर छोटा क्वेश्चन आता है इस तरह के तो आप इसके आंसर इस तरह से लिख देना। लेकिन अगर मोनालिसा से संबंधित कोई बड़ा प्रश्न बन के आ गया कि मोनालिसा के चित्र की विशेषता लिखिए, मोनालिसा के चित्र का वर्णन कीजिए, तो ये जो सारे आंसर है ना उनको आप मिलाकर एक करके लिख दीजिएगा, ठीक है। पर वाक्य आपको बनाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है मोनालिसा को किस माध्यम से बनाया गया, तो मोनालिसा को पहाड़ी लकड़ी पर तेलीय रंग से, ठीक है, पहाड़ी लकड़ी पर तेलीय रंग से बनाया गया है। अगला प्रश्न है पियता की विषय वस्तु क्या है, तो पियता की विषय वस्तु क्या है इसके बारे में बताना है। तो उत्तर है कुंवारी मेरी मृत शिशु को गोद में लिए हुए है। अगला प्रश्न है पियता में कितनी आकृतियाँ प्रयुक्त हुई है, उनके नाम लिखिए। तो पियता का जो चित्र है उसमें कितनी आकृतियाँ दिखती है, तो उत्तर है दो आकृतियाँ दिखती है। उसमें कौन है, मेरी तथा यीशु, मेरी और यीशु की ही आकृति उसमें दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 54 है पियता का मूल ढांचा क्या है, तो उत्तर है सूची स्तंभीय। तो जो सूची स्तंभीय है वो पियता का ढांचा है। प्रश्न संख्या 55 है रेम्ब्रा की चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि रेम्ब्रा की चित्रकला कैसी है, तो उत्तर है प्रकाश एवं छाया के खेल का रहस्य इसमें बताया गया है, प्रकाश एवं छाया के खेल का रहस्य। प्रश्न संख्या 56 है रेम्ब्रा के चित्र द नाइट वॉच के विषय में एक संक्षिप्त अनुच्छेद लिखिए। तो जो रेम्ब्रा का चित्र है द नाइट वॉच, उसके विषय में एक संक्षिप्त अनुच्छेद आपको लिखना है। तो उत्तर है रात्रि का दृश्य न होकर दिन का दृश्य। तो ये दृश्य कैसा है, रेम्ब्रा का चित्र कि रात्रि का दृश्य नहीं है उसमें, बल्कि वो दिन का दृश्य है। यह कला चित्र क्या दर्शाता है, ये जो रेम्ब्रा का चित्र है ना, इसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जो रेम्ब्रा का चित्र कला है वो क्या दर्शाता है, तो उत्तर है युवक कप्तान अपने अधीनस्थ लेफ्टिनेंट को अपनी टुकड़ी को प्रयोग करने का आदेश देते हुए, देखो युवक जो कप्तान है वो अपने जो अधीनस्थ उसके नीचे जो लेफ्टिनेंट जो टुकड़ी है यानी कि सैनिकों की टुकड़ी है उसको कुछ कार्य करने का आदेश दे रहा है, इस तरह का वो चित्र में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है जब रेम्ब्रा के चित्र द नाइट वॉच चित्र पर से वार्निश यानी कि रोगन हटाया गया तो क्या देखने को मिला, तो उत्तर है वह चित्र दिन के उजाले में प्रकाशमान था, यानी दिन के उजाले में भी वो प्रकाशमान था। प्रश्न संख्या 59 है मोने की शैली को क्या कहा जाता है, तो उत्तर है प्रभाववाद। प्रश्न संख्या 60 है वाटर लिलीज को किसने बनाया था, तो वाटर लिलीज को माने ने बनाया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है माने ने क्या बनाया, ठीक है, वाटर लिलीज बनाया, उसका कौन सी शैली में बनाया है, वो प्रभाववाद में बनाया। तो अगर पूछा जाए कि वाटर लिलीज जो चित्र है उसका वर्णन कीजिए, तो आपको इस तरह से उसके किसने बनाया है, कौन सी शैली में बनाया गया है, उस शैली की तकनीकी क्या है, ठीक है, वो चित्र क्या दर्शाता है, वो सारे मिला के आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पर ये प्रश्न को अलग अलग छोटे छोटे रूप में दे रखा है कि माने की तकनीकी की शैली क्या है, तो उत्तर है प्रकृति में होने वाले परिवर्तन। तो प्रकृति में होने वाले परिवर्तन जो है वो माने की चित्र शैली तकनीकी शैली है। अगला है माने अपने चित्र में क्या दर्शाना चाहते हैं, तो उत्तर है पानी के बाग और जापानी पुल। तो पानी के बाग और जापानी पुल को दर्शाना चाहते हैं। अगला है माने के चित्रों में आसमान की क्या भूमिका, तो उत्तर है लगभग अद्वितीयमान। तो लगभग अद्वितीयमान वो है। अगला प्रश्न 64 है मोलिन दे ला गैलेत के चित्रकार का नाम और चित्रकला की विचित्र शैली बताइए। तो मोलिन दे ला गैलेत के चित्रकार का नाम क्या है, ये जो चित्र है उसके चित्रकार का नाम और चित्रकला की शैली क्या है, तो उत्तर है मोलिन दे ला गैलेत के चित्रकार का नाम रेनोया है तथा चित्रकला की शैली प्रभाववाद है। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो 7-8 पाठों के क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। आप इसी को बार बार देख के जाइएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।